साइकोलॉजी में करियर बनाना है मैम, क्लिनिकल की तरफ जाए, काउंसलिंग की तरफ जाए, ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ट है, या फिर न्यूरो साइकोलॉजी, या फिर मैम मुझे ऐसा लगता है कि कोई गवर्नमेंट लेवल एग्जाम्स भी एग्जिस्ट करते होंगे साइकोलॉजी में करियर बनाने के लिए, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट रिसर्च में है, बट अगर थोड़ा सा ऐसा समझ आ जाए कि रिसर्च का प्रोसेस किस तरीके से काम करेगा, या कोई ऐसी स्किल्स हैं जो हमें स्पेसिफिकली लेनी चाहिए शायद आपकी बैचलर्स के बाद या फिर बैचलर्स के दौरान, तो क्या हो सकता है। और मैम बैचलर्स के बाद क्या करना है, इसको लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आई वेलकम यू ऑल एट CVT PG अड्डा। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी मेंटर। वीडियो को शुरू करने से पहले हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते हो सकता है नहीं भी जानते हो, तो उसी के बेसिस पे मैं बता देती हूँ कि मेरी बैचलर्स इन फिलोसफी है एंड मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हैं या नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, अगर आपका एक फील्ड में इंटरेस्ट है, एक सब्जेक्ट के लिए आपका बहुत ज़्यादा पैशन है, तो आप कुछ भी उस फील्ड में कर सकते हैं, राइट। एंड इसी के साथ साथ मैंने जो भी गवर्नमेंट लेवल एग्जाम्स की जरूरत होती है, चाहे वो UGC नेट हो या गेट साइकोलॉजी हो, मैंने वो दोनों ही एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एंड टिल नाउ मैंने 15,000 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटर किया, और मेरे स्टूडेंट्स टेस्ट ड्यू, BHU, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, मणिपाल, इन सब में आपको मेरे स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड बिल्कुल उस राइट करियर गाइडेंस के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई आपने अपनी बैचलर्स इन साइकोलॉजी जो है खत्म कर ली है, अब चाहे वो BA साइकोलॉजी हो या वो BSc साइकोलॉजी हो, अब टाइम आ चुका है ये जानने का कि मैम मास्टर्स हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, और कौन सी फील्ड हमारे लिए चूज करना बेस्ट रहेगा। तो उसी के लिए सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भाई जब आप मास्टर्स के लिए जाते हो, देखो बैचलर्स की डिग्री से तो सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, तो आपको मास्टर्स तो परस्यू करनी ही पड़ेगी। और उसी मास्टर्स के लिए जब आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक जो ट्रेडिशनल हमारी साइकोलॉजी की डिग्री होती है मास्टर्स की, अब चाहे वो MSc साइकोलॉजी हो या MA साइकोलॉजी हो, डिफरेंस इनमें ज्यादा नहीं आएगा, आप कोई भी परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप क्लिनिकल करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल करेंगे, या फिर आप न्यूरो की तरफ जाएंगे। हालांकि अगर आपकी मास्टर्स पे जो स्पेशलाइजेशन है वो क्लिनिकल पे इतना इंपैक्ट नहीं करेगी, बट अदर फील्ड्स जो होती है इट इज एडवाइजेबल। मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैम मुझे एक कॉर्पोरेट सेटिंग में काम करना है, तो आई वुड सजेस्ट दैट आप जो है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लिए ही जाए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम अगर हमने अप्लाइड पढ़ लिया या फिर हमने अगर ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ लिया तो हम आगे जाके क्लिनिकल में नहीं जा सकते हैं, तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आपकी मास्टर्स की जो डिग्री है वो साइकोलॉजी में होना जरूरी है। उसके बाद आप जो है MA क्लिनिकल साइकोलॉजी RCI यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से डिग्री आप परस्यू कर सकते हैं बेशक, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हम तो हैं इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए बने, तो उसी के लिए आपके पास MA कॉग्निटिव या MSc कॉग्निटिव साइंसेस का रहता है जो IITs प्रोवाइड करते हैं। देन यू हैव MA डेवलपमेंट स्टडीज जो आपको IITs अगेन प्रोवाइड करते हैं। तो इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे 2 कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं कि आप बैचलर्स में आ गए तो आपको अपीयर करना ही करना है। सो इसमें सबसे पहला एग्जाम आपके लिए आ जाता है CVT PG यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस। तो ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये नेशनल लेवल टेस्ट है। अगर मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स बताऊं, 2025 में 14,000 बच्चे अपीयर किए थे, ठीक है, जिसमें हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 291 गई थी, ठीक है। उसके बाद 2026 में 17,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था एग्जाम में, जहां पे हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 268 गई थी। जैसे ही स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ा तो NTA ने जो यहाँ पे कंपटीशन था उसे देखते हुए कि वो इंक्रीज हो चुका है, तो NTA ने पेपर का लेवल बढ़ा दिया कि रैंक 268 गई थी। 2026 का पेपर काफी ज्यादा डिफिकल्ट आया था। इस पेपर का पैटर्न जो है इस तरीके से रहने वाला है जहां पे आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप एक ठीक करके आते हैं तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव मार्किंग में +4 मिलेगा, ठीक है। अगर आप गलत करके आते हैं तो -1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 75 क्वेश्चंस के बेसिस पे आपके यहाँ पे कितने मार्क्स का पेपर ये रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ऑफ योर व्हाट, हाउ मेनी मार्क्स, इट इज गोइंग टू बी फॉर 300 मार्क्स, ठीक है। यह आपका 300 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स आपका हाईएस्ट स्कोर आना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, टिस हो गई, या क्राइस्ट हो गया। क्राइस्ट नहीं लेता है ये एंट्रेंस को, बट आपको इसके लिए अपीयर करना पड़ता है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज के लिए आप यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। नाउ अगेन द ब्रांड वैल्यू मैटर्स अ लॉट। जब आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके निकलते हैं तो यही ब्रांड वैल्यू आपको हेल्प करती है जॉब्स लेने में, ठीक है। आपको आगे कोई अगर एकेडमिया में जाना है तो यही यूनिवर्सिटीज आपको हेल्प करती है। एक तो एंट्रेंस आपके लिए ये हो गया। अगला टेस्ट आपके पास आता है गेट। आप ये सोच रहे होंगे मैम हम थोड़ी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं कि हम गेट के लिए अपीयर होंगे, तो गेट साइकोलॉजी इज वन ऑफ द पेपर जो आपके XH कोड में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के अंडर निकाला गया है, क्योंकि बहुत सारी IITs ऐसी हैं जो आपको साइकोलॉजी में PhD प्रोवाइड कर रही है,
बहुत सारी ऐसी IITs है जो आपको इवन मास्टर्स तक प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू टेल यू वन नेम, इट विल बी MSc कॉग्निटिव साइंसेज, जो आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, जो आपको IIT गांधीनगर की तरफ से देखने को मिलेगा। तो इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल कि आप उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें। यहाँ पे ऐसा रहने वाला है कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और साइकोलॉजी का टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो कंबाइनली इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कहीं ना कहीं सितंबर में आता है, और CUET PG का जो एप्लीकेशन फॉर्म है दिसंबर के लास्ट में आता है, एंड आगे पीछे इसकी एग्जाम डेट रहती है। गेट जो है आपका फरवरी में होता है, एंड जो CUET PG है ये आपका कंडक्ट कराया जाता है मार्च के अराउंड। तो जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करना पड़ेगा ताकि आप ये एंट्रेंसेस क्लियर कर सके, एंड आगे जाके आपके पाथवेज जो है काफी ज्यादा ओपन हो सके। जो गेट का स्कोर कार्ड जो आपके पास आता है, अगर आप उनकी कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो ये 3 साल तक वैलिड रहता है, जिसके थ्रू आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जॉब्स में मिलती हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम सबने नाम सुना होगा DRDO। इफ बाई चांस आपने नहीं सुना है तो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये जो रहती है, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट निकलती है। तो उस साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट के अंदर गेट का स्कोर कार्ड ही लिया जाता है। तो इट इज वेरी 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 मच एसेंशियल कि आप इस एग्जाम के लिए अपीयर करें। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम हमें इनका सिलेबस नहीं पता है, किस तरीके से कवर करना है, तो उसी के लिए मेरे पैक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब आप ये सोच रहे हो मैम हम साइकोलॉजी स्टूडेंट है, नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट है, तो ये दो बैचेस में से कौन सा ले, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं muskan.gupta@adda247.com पे, और ये मेरा कोड रहने वाला है MG10, जिससे आप जो है क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट। और अगर डिस्काउंट चाहिए तो मुझे मेल कीजिए ना। अब यही बात नहीं है कि ये बैचेस ही अवेलेबल है, इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहती हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में, काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में। सो मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाएंगे वो तभी पाथवे बना पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, साइकोलॉजी जो है एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। साइकोलॉजी हर जगह अप्लाई होती है, उसी के बेसिस पे हमें बहुत अलग अलग फील्ड्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर क्लिनिकल इज द फर्स्ट वन। सेकंड आपके पास काउंसलिंग हो सकता है, तो काउंसलिंग के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल के लिए हमारे पास रेगुलेशंस अवेलेबल है। उसके अलावा जितने भी हमें यहाँ पे फील्ड्स दिख रहे हैं, इनमें से किसी के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। बट आपकी क्लिनिकल और काउंसलिंग के ट्रेडिशनल पाथवे से हटके आप न्यूरो साइकोलॉजी में जा सकते हो, जहाँ पे आप जो है यूजुअली ब्रेन एंड बिहेवियर लिंक्स को पढ़ते हो, रिहैबिलिटेशन में आप ऐसा काम करते हैं, ठीक है। बट आपको ऐसा लगता है कि मैम हम जो है कोई नई थेरेपी बनाना चाहते हैं, मैम हम जो है कोई ऐसा नया साइकोलॉजिकल टूल बनाना चाहते हैं, तो PhD इज वन ऑफ द वे विच यू कैन डू, ठीक है। लेकिन अगेन PhD में आप कब जाते हैं, जब आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला फोकस कहाँ होना चाहिए, आपका मास्टर्स पे होना चाहिए, ठीक है। फिर जब एक बार आप मास्टर्स में आ जाएंगे, उसके बाद आप इन फील्ड्स के बारे में सोचना शुरू करेंगे कि अच्छा ठीक है, अब मेरा इंटरेस्ट जैसे मान लीजिए कि रिसर्च में आ गया है, तो आपकी जो 2 साल मास्टर्स की जर्नी रहनी चाहिए वो इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं कि ठीक है मुझे ये चीजें करनी है, इस तरीके से मुझे मैनेज आउट करना, दैट इज वन वे, ठीक है। इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल में अगर आपको जाना है तो आपने मास्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में एनरोल कर लिया है, तो आपका ये फोकस होना चाहिए कि चारों सेमेस्टर में किस तरीके से अलग अलग जगहों पे इंटर्नशिप्स कर सकता हूं, मे बी HR इंटर्नशिप्स करूं, मे बी कोई मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंटर्नशिप्स करूं, ताकि मुझे कॉर्पोरेट का एक्सपोजर मिले, ताकि मैं जब एक बारी एग्जिट करूं तो मुझे जॉब मिल सके, राइट। दैट इज वन वे। अब आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, किसी भी तरीके से कीजिए, इंटर्नशिप्स कीजिए, दैट इज अप टू यू, ठीक है। एक एडवाइस जो मैं अभी तक अपने स्टूडेंट्स को देते आई हूं कि 4 सेमेस्टर है, तो उन चारों सेमेस्टर को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज आपको करते हुए चलना है, ठीक है। फिर इसके बाद चाइल्ड एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में भी आप जाना चाहते हैं, तो आपकी चाइल्ड और क्लिनिकल साइकोलॉजी कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग आगे जाएंगे। अब अगर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है, इसका पाथवे जो है इसी वीडियो में थोड़ा सा बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि मैम हमें आगे भी वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी का पाथवे अलग से बनाने वाली हूँ। तो मान लीजिए आप जो है आपने 4 साल की बैचलर्स इन साइकोलॉजी करी है, तो आप सीधे जाके MA क्लिनिकल RCI परस्यू कर सकते हो। पर आपने 3 साल की बैचलर्स करी है, वो साइकोलॉजी में है, तो आप जो है आगे जाइए, या तो ब्रिज कोर्स कीजिए 1 ईयर का जो अवेलेबल नहीं है, नहीं तो आप 1 ईयर की मास्टर्स कीजिए, नहीं तो आप 2 ईयर की मास्टर्स कीजिए। होनी वो साइकोलॉजी में चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि वो क्लिनिकल है, अप्लाइड है, ऑर्गेनाइजेशनल है, ठीक है। अब हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना है, बट हम जो है BCom के हैं, हम जो है साइंस बैकग्राउंड के, जूलॉजी, बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैचलर्स से फिर साइकोलॉजी में एंटर करते हैं, विच आई फील इज वेरी मच नीडेड। कहीं ना कहीं ज़रूरत है, आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से जब आएंगे तो आप साइकोलॉजी को और बेहतर बना सकते हैं, राइट।
राइट। तो उसी को देखते हुए क्या हो सकता है, आपको दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी तो सेफ कर दिया है, बाकी जब कोई गाइडलाइंस आएंगी तो उन्हें मैं उस अकॉर्डिंग अपडेट करके आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये रहने वाला है कि आप अगर बैचलर्स करके आए हैं किसी और फील्ड से, तो आप 2 साल की आपको क्या करनी होगी, मास्टर्स परस्यू करनी होगी। देन अगेन आप जाएंगे एमए क्लिनिकल आरसीआई, जब आप परस्यू करेंगे तो यू आर एलिजिबल एज ऑफ नाउ एज पर द दिल्ली हाई कोर्ट, एंड दैट इज नॉट समथिंग कि सिर्फ दिल्ली में अप्लाई होगा, ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये राउट है जो आप फॉलो करते हुए आएंगे। नाउ न्यूरोसाइकोलॉजी एंड रिसर्च इज समथिंग जो अकेडमिया में जाना चाहते हैं, आप न्यूरोसाइकोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। उसके लिए एनएफएसयू अवेलेबल है, ठीक है। आप मास्टर्स करने जाइए क्योंकि डायरेक्ट पीएचडी नहीं मिलेगा अभी, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगेन सीयूईटी पीजी, और किसके लिए अपीयर होंगे आप, गेट के लिए अपीयर होना पड़ेगा आपको। और यही 2 कंपेटिटिव एग्जाम्स है जो बढ़ते जा रहे हैं साइकोलॉजी के अंदर लेवल में, तो उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन जो है करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। बाकी अगर आपको गाइडेंस जो और ज्यादा चाहिए, करियर काउंसलिंग चाहिए कि मैम कौन सा फील्ड हमारे लिए बेस्ट रहेगा, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो मेरी ईमेल आईडी भी मैं आप लोगों को एक बारी बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे करियर बताऊंगी। तो मेरी ईमेल आईडी है muskan.gupta@adda247.com। आप क्या करेंगे, आप मुझे इस ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू मैं आप लोगों की यहाँ पे हेल्प करने वाली हूँ आपको करियर गाइडेंस में, ठीक है। बट अगर मैं न्यूरोसाइकोलॉजी और अकेडमिया की बात करूँ तो आपको यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। यूजीसी नेट में अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर आपकी सब्जेक्ट की फाउंडेशनल नॉलेज क्लियर नहीं है तो आप यूजीसी नेट को क्लियर एक बार में नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो मेरा सीयूईटी पीजी का कोर्स जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इस अकॉर्डिंग बनाया है कि जहां पे आप लोग क्या कर पाएंगे, बहुत इजीली अपना पूरा एक साइकोलॉजी का बेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद जैसे आप अपने मास्टर्स में एंटर कर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, दिसंबर वाला उस ईयर का, जब आप जुलाई में एंटर करेंगे तो उस ईयर के आप दिसंबर इनटेक से अपना यूजीसी नेट देना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप मास्टर्स में जाने के बाद ही एलिजिबल हो रहे हो, बैचलर्स के 4th ईयर से आप एलिजिबल हो, बट उससे सिर्फ आपको एडमिशन टू पीएचडी मिलेगा। बट हमारा गोल जो है हमेशा जेआरएफ की तरफ होना चाहिए ताकि हमें स्टाइपेंड मिले, तो उसकी कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है, कम रेट है उसका, तो आपको अपनी साइकोलॉजी की नॉलेज उसी अकॉर्डिंग बिल्ड करते हुए चलना है। तो उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, मैं आपकी हेल्प करूंगी कि मैं आपको यहाँ से सीयूईटी पीजी से लेके पीएचडी तक पहुंचाऊं, या फिर इवन आप एमए क्लिनिकल आरसीआई तक भी जाना चाहते हैं, आप सारी चीजें मुझ पे छोड़ सकते हैं। ये आपका एक पाथवे हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आपको देखने को मिल जाते हैं वो रहने वाले हैं यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम। जैसे मणिपाल अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जैसे कि क्राइस्ट अपना जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगा, बिकॉज इनके अंदर इंटरव्यूज भी होते हैं, ठीक है। अगर आप बैंगलोर में यूनिवर्सिटीज देखेंगे, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी देखेंगे, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी उनका सबका अपना एंट्रेंस टेस्ट रहने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हुए चले। उसके बाद निम्हांस का एंट्रेंस आप दे सकते हैं, किस चीज के लिए दे सकते हैं, एमए क्लिनिकल आरसीआई के लिए दे सकते हैं। उनका अपना पीएचडी का टेस्ट भी रहता है, ठीक है, उनका अपना पीएचडी का टेस्ट भी रहता है। ऑल राइट, सो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से थी कि आप जो है अपनी बैचलर्स के बाद क्या क्या चीजें परस्यू कर सकते हैं। एक बारी जरा जल्दी से इन्हें समराइज करते हैं कि एक्चुअली में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भाई बैचलर्स जैसे ही आपकी खत्म हो जाएगी तो आप जो है सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। साथ साथ में आप गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे। इनके जो एप्लीकेशन है ये सितंबर में आएंगे और इसका एग्जाम कब कंडक्ट होता है, फरवरी में कंडक्ट होता है। सीयूईटी पीजी के फॉर्म्स आएंगे आपके दिसंबर में, एग्जाम कंडक्ट होता है आपका मार्च में। सो इट इज मोर और लेस द सिमिलर टाइम जो आपके पास रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है तो आप अपीयर करेंगे एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई के लिए। अभी तक के लिए एक ही डिग्री है जो आपको, एक ही कॉलेज है जो आपको सीयूईटी पीजी के अंदर एमए क्लिनिकल आरसीआई देगा, तो आप उस पर भी चांस नहीं लूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लूज लूज सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन नहीं है आपके लिए यहाँ पे। और उसके अलावा एमए क्लिनिकल आरसीआई की जो कुछ 30 के आसपास अभी के लिए यूनिवर्सिटीज है, तो आपको इनके एंट्रेंस लेवल के लिए अपीयर करना पड़ेगा। हर एक का एंट्रेंस अपना अलग अलग रहने वाला है, ठीक है। तो अब ये चीजें हैं कुछ मास्टर्स के बाद आपको करनी है। अलॉन्ग साइड में आपको ये बताना चाहूंगी कि आप कुछ ऐसे डिप्लोमास भी परस्यू कर सकते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अब ये जितने भी कॉलेज, ये जितने भी एंट्रेंस है, ये सब मैं आपको अपनी ही क्लासेस में कवर कराने वाली हूँ। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, जल्दी से मुझे मेल कीजिए एंड आपकी जो भी क्वेरीज है मैं आपको हेल्प करूंगी रिजॉल्व करने में। टिल द टाइम टेक केयर, कीप स्टडीइंग, आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून। बाय बाय।